ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट इफेक्टिव इन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कौन सी रणनीति बच्चे जिनको डिसेबिलिटी है, कोई भी डिसलेक्सिया है, कुछ भी हो सकता है, उनको सपोर्ट करने के लिए बेस्ट होगी। पहला है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज टू फॉलो द सेम पेस। सेम पेस नहीं हो सकता, जब अलग अलग बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं सेम पेस से, तो आप किसी को भी मत सिखाइए, चाहे डिसेबिलिटी हो नहीं हो। फिर आता है सेकेंड ऑप्शन, प्रोवाइडिंग individualized learning plans, breaking tasks into smaller manageable steps and using a variety of teaching methods। हाँ, मल्टीपल तरीके से सिखाओ, छोटे भागों में बांट दो। अगर लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है ADHD हो, तो पार्ट्स में तोड़ के मुश्किल काम को छोटे छोटे पार्ट्स में जब आप बांट देते हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज टू अचीव एकेडमिक माइलस्टोन्स एट द सेम टाइम पे नहीं, सेम गति से भी नहीं, रोड मेमोराइजेशन कराना ही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन ही है जो यहाँ पे एक सेंसिबल ऑप्शन बनता है कि व्यक्तिगत योजना बनाइए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान IEP बनाइए, बच्चे की नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को, उसके गति को, पेस को देखते हुए आप लेसन प्लानिंग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये कहता है डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू आउट अ पर्सन्स लाइफ। जीवन पर्यंत चलता है विकास। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स बेस्ट इलस्ट्रेट्स दिस प्रिंसिपल, यानी विकास का एक सिद्धांत है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलता है। इसके सपोर्ट में कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है, आ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज रिमेन स्टैटिक वंस दे हैव लर्नड बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एक बार जब बच्चे ने बुनियादी समस्या समाधान कौशल सीख लिए हैं तो जीवन पर्यंत बौद्धिक क्षमताएं सेम रहने वाली हैं। बौद्धिक क्षमताएं बेहतर होती जाती हैं जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते जाएंगे, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि सेम रहती हैं। आज स्टूडेंट IQ सेम रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन इंटेलिजेंस सिर्फ IQ नहीं है, और आपकी बुद्धि की जो समझ है, इवन जो IQ आपको मिला है उसको आप ठीक से यूटिलाइज कैसे करेंगे, सीख करके ही तो करेंगे। चलिएगा खैर, सेकंड ऑप्शन है, स्टूडेंट स्ट्रगल्स विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन अर्ली ग्रेड्स बट इंप्रूव सिग्निफिकेंटली विद प्रैक्टिस एंड गाइडेंस एज दे ग्रो ओल्डर। एक बच्चा है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी उसको पढ़ के समझने में दिक्कत हो रही थी शुरुआती क्लासेस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉटएवर, फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, गाइडेंस से उसको हेल्प मिलती है और वो सीख जाता है। बात तो सही लग रही है। फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल ग्रोथ एंड डज नॉट एनकम्पास इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नहीं आता भाई, वो तो आएगा, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ थोड़ी आएगी, हाइट का बढ़ना ही डेवलपमेंट थोड़ी, वो तो ग्रोथ है, जैसे एक पार्ट है डेवलपमेंट का। फिर आता है, ऑल चिल्ड्रन अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट एग्जैक्टली द सेम एज, यानी हर एक बच्चा जो है सेम एज पे, सेम टाइम पे डेवलपमेंटल माइलस्टोन या डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं जिसको, कि 2 साल के बच्चे को बोलना शुरू कर देना है तो सारे बच्चे जो है 2 साल में पूरा सेंटेंस बोल पाएंगे, जरूरी नहीं है। कई बार बच्चे 2-2, 3-3 साल तक भी नहीं बोलते, और जब बोलते हैं तो बहुत, मतलब इट डिपेंड्स, कि कई बार उनको स्पीच थेरेपी लगती है, कई बार वो एक्सेप्शनल लैंग्वेज एबिलिटी के साथ पैदा हो रहे हैं, तो मतलब डे 1 से तो नहीं, बट समय से भी पहले, डेवलपमेंटल टास्क से पहले भी सीख जाएंगे। तो ये कहना गलत होगा, एग्जैक्ट सेम टाइम पे, स्टेज सेम रहती है, टाइम जरूरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं यहां, According to Gardner's theory of multiple intelligences, educational strategies should be adapted to cater to the different intelligences that children possess। यानी गार्डनर की थियरी में 8 प्रकार हैं, तो सिखाने के तरीके भी मल्टीपल हो सकते हैं। Which of the following teaching strategies best reflects the application of bodily kinesthetic intelligence in the क्लासरूम, यानी कौन सा एक ऑप्शन है जो बॉडीली काइनेस्थेटिक को दर्शाता है। बॉडीली काइनेस्थेटिक फिजिकल एबिलिटी में अच्छे होंगे, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिम्नास्ट हैं, डांसर्स हैं, जिनकी भी शरीर पे अच्छी पकड़ है, वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का पार्ट है। ठीक है, उनके अंदर वो पोजेस करते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को, यानी बॉडी को के मूवमेंट की, मैनिपुलेशन की क्षमता उनके अंदर है। मेमोराइज फैक्ट रटना बॉडीली काइनेस्थेटिक थोड़ी, बॉडी का इस्तेमाल कहाँ है इसमें। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज सच एज डांस, ड्रामा, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेस एंड रीइंफोर्स लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। चलो यहां तक ठीक था, ये वाली लर्निंग ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज करना, डिजिटल रिसोर्स नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए हमको। ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, ये भी दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। तो एनकरेजिंग स्टूडेंट्स छात्रों को अधिगम की अवधारणाओं को व्यक्त करने और सुदृढ़ करने के लिए नृत्य, नाटक, यानी लर्निंग किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, डांस में, ड्रामा में, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट में, यानी फिजिकली एक्टिव है बच्चा। सेकेंड ऑप्शन। स्पोर्ट्स लिखा होता तो तब भी सेम ही बात रहती। अगर पूछा जाए आपसे सचिन तेंदुलकर में कौन सी इंटेलिजेंस होगी, तो हम कहेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है बॉडीली काइनेस्थेटिक possess करेंगे एज पर गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर की थियोरी है। पेडागोजी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड अडेप्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज टू सूट देयर नीड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग, यानी पेडागोजी जो है शिक्षण शास्त्र की जब हम बात कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड अडेप्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज, कैसे बच्चे सीखते हैं और कैसे वो अलग अलग मेथड के प्रति अडेप्ट करते हैं अलग अलग मेथड को। और आपको देखना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी जहां
बच्चा एक्टिव है, बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, टीचर फैसिलिटेटर है। ठीक, तो आपको बच्चा एक्टिव ढूंढना है, सिंपल। द टीचर प्रोवाइड्स ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज। रटने वाली चीज नहीं होगी। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है बच्चा एक्टिव चाहिए, ज्ञान की रचना करता हुआ चाहिए, यानी बच्चा ज्ञान का सृजन करता है, एक्टिव बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन करेगा नॉलेज की। तो जहां बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट है। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स थ्रू एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेशन। स्ट्रिक्टली फॉलोज द टीचर स्ट्रिक्टली फॉलोज द टेक्स्ट बुक एंड एंश्योर्स दैट ऑल स्टूडेंट्स लर्न द सेम पेस। टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करेगा। टेक्स्ट बुक सब कुछ नहीं है, टेक्स्ट बुक सर्वोसर्वा नहीं है, वन ऑफ द रिसोर्सेज में से एक है, कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है। टेक्स्ट बुक को रटवाना कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म की पहचान नहीं है। लर्निंग हैपन्स ओनली थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट्स आर डिस्करेज्ड फ्रॉम क्वेश्चनिंग और एक्सपेरिमेंटिंग विद आइडियाज। ये कहना गलत है कि सिर्फ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी दिमाग में भर दो तो लर्निंग होगी, नहीं, बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22वां सवाल क्या कहता है, फटाक से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। द चाइल्ड सेंटर्ड, चाहे फिर सवाल हो, ब्रेकअप हो, वॉट द चाइल्ड सेंटर्ड या व्यक्ति मतलब, द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एम्फेसाइजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर इन द एजुकेशनल प्रोसेस। जो बाल केंद्रित दृष्टिकोण है वो शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी पे जोर देता है, तभी तो चाइल्ड सेंटर्ड कह रहे हैं कि बच्चा एक्टिव रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स अ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी जहां बच्चा सेंटर में है, कौन सा एक ऑप्शन है जो दर्शाता है कि बच्चा सेंटर में है सबसे ज्यादा। मेमोराइज द कॉन्सेप्ट, जहां रटने की, मेमोराइज करने की बात आ जाए वहां बच्चा सेंटर में नहीं हो सकता। द टीचर प्रोवाइड्स ओपन एंडेड एक्टिविटीज सच एज ग्रुप प्रोजेक्ट्स, डिस्कशंस वेयर स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, यानी बच्चा एक्टिव है, सही है बात। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अ रिजिड करिकुलम, नहीं भाई रिजिड नहीं चाहिए, करिकुलम चाहिए हमको फ्लेक्सिबल। द टीचर यूजेस ओनली स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग, नहीं भाई डिफरेंशिएटेड टीचिंग चाहिए, अलग अलग बच्चों की नीड को ध्यान में रखा जा सके। स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग हो गया वन साइज फिट्स ऑल, सबके लिए एक ही साइज पॉसिबल नहीं है भैया, किसी को स्मॉल भी आएगा, किसी को मीडियम आएगा, किसी को लार्ज आएगा, वन साइज फिट्स ऑल कुछ नहीं होता, यानी सबको एक डंडे से नहीं आंक सकते। कोई भी सिंगल मेथड या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन काम नहीं आएगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अलग अलग क्षमता के आधार पे आप अलग अलग मेथड्स का यूज कीजिए, अलग अलग नीड्स को ध्यान में रखते हुए। सेकेंड ऑप्शन ही यहां सही था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भाई, 23वां सवाल कहता है, कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड for its emphasis on justice and the use of abstract reasoning. Which of the following critiques reflects Carol Gilligan's challenge to Kohlberg's model, particularly concerning gender differences in moral development? Basically, कैरल गिलिगन कोहलबर्ग की स्टूडेंट थी और इन्होंने क्रिटिसाइज किया है इनकी थियोरी को कि जेंडर बायस थियोरी है, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को, महिलाओं के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके नहीं बनाई गई है। सारे मेल सैंपल्स ही थे पूरी थियोरी में, फीमेल्स के पर्सपेक्टिव को यहां शामिल किया ही नहीं गया। तो देखना है कि कैरल गिलिगन की बात कहां कही जा रही है, कि जेंडर बायस कैसे कहा उन्होंने। कैरल गिलिगन आर्ग्यूड दैट कोहलबर्ग्स थियरी डज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस हाउ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स अप्रोच मॉरल डिसीजन मेकिंग। यहां पे कैरल गिलिगन ने कल्चर के बेस पे इसको क्रिटिसाइज नहीं किया, जेंडर के बेस पे किया है, तो ये तो इन्होंने कुछ की कुछ बात चल रही है। गिलिगन बिलीव्ड दैट कोहलबर्ग्स थियरी ओवर एम्फेसाइज्ड द मॉरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड नेग्लेक्टेड द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन हु ऑफन एम्फेसाइज केयर एंड रिलेशनशिप्स इन देयर मॉरल डिसीजंस। ये बात एकदम सही है कि गिलिगन का मानना था कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में पुरुषों के नैतिक तर्क पर अधिक जोर दिया गया और महिलाओं के अनुभवों की उपेक्षा की गई, जो अक्सर अपने नैतिक निर्णयों में देखभाल या केयर, कंसर्न और रिश्तों पे जोर देते हैं। यानी जो फीमेल्स का पर्सपेक्टिव है मॉरलिटी को लेके, सही गलत को लेके, वो इमोशनल एस्पेक्ट से भी आता है, यानी वो इमोशंस यानी केयर और कंसर्न से भी चीजों को सही और गलत के रूप में देखती हैं, जो कि यहाँ पे इंक्लूड किया ही नहीं गया। ये बात सही है। और थर्ड ऑप्शन है, गिलिगन आर्ग्यूड दैट कोहलबर्ग्स थियरी वाज टू फोकस्ड ऑन मॉरल एब्सोल्यूटिज्म एंड डिड नॉट अलाउ फॉर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रीजनिंग। ऐसा नहीं, उन्होंने संदर्भ को माना है, ये नहीं कहा है कि संदर्भ महत्वपूर्ण नहीं है, कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। गिलिगन सजेस्टेड दैट कोहलबर्ग्स यानी सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है। अब चाय कॉफी में चूज करना होगा, दोनों कर लोगे ना, लेकिन पिताजी और माताजी में चूज करना होगा, दोनों में से किसको बचाना है तो मुश्किल हो जाएगा। तो संदर्भ तो इंपॉर्टेंट है इनकी थियरी में, ऐसा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, गिलिगन सजेस्टेड दैट कोहलबर्ग्स स्टेजेस आर नॉट एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन एंड शुड बी फोकस्ड ओनली ऑन अडल्ट। नहीं भाई, उन्होंने टीनेजर्स को भी शामिल किया है, बच्चों को भी। तो सेकंड ऑप्शन जो है सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ करके आप जवाब देंगे। ये कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी रेफर्स टू द डिस्पैरिटीज इन राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस बेस्ड ऑन जेंडर।
Which of the following scenarios best demonstrates the impact of gender inequality in the educational context? यानी लैंगिक असमानता कि महिलाओं और पुरुषों में जो है असमानता की अगर हम बात कर रहे हैं या अलग अलग जेंडर के बेस पे की अवधारणा लिंग के आधार पर अधिकारों, अवसरों और पहुंच में असमानताओं को संदर्भित करती है कि कई बार समान अवसर ही नहीं मिल पाते क्योंकि एक घर में मान लीजिए महिला मतलब एक बच्चा है जो एक बेटा है और एक बेटी है, तो बेटी को सस्ते स्कूल में डाल दे रहे हैं और अच्छे स्कूल में जो है हम लड़के का एडमिशन करा रहे हैं। ये है जेंडर इनइक्वालिटी। मतलब और इसमें स्टीरियोटाइप भी शामिल है क्योंकि होता आ रहा है, चला आ रहा है। बायसनेस तो ऑफ कोर्स इसमें है ही किसी एक जेंडर के प्रति। ठीक, तो अगर हम इस चीज में देखें तो ये इनइक्वालिटी का मतलब क्या है भाई? अपॉर्चुनिटीज के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, समान अवसर नहीं दे रहे हैं। समान अवसर किस चीज के? पढ़ने के, लिखने के, खेलने के, कूदने के, खाने के, काम करने के, मतलब समान अवसर आप नहीं दे रहे हैं, तो इनइक्वालिटी हो रही है। ठीक, निम्न